अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं ये यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इवन बाकी ममालिक के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं और वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे हम आम वर्ड्स में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी कहते हैं और शॉर्ट टर्म के तौर पे एसओपी कहते हैं। एसओपी किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में अप्लाई करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गिनी जाती है वो एसओपी होती है। स्टूडेंट के क्या ग्रेड्स हैं वो ऑलरेडी उसकी फाइल पे होती हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर उसने आइट्स किया हुआ है, क्या उसका आइट्स स्कोर है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का या कोई और टेस्ट किया है, वो उसका क्या स्कोर है, ये तो ऑलरेडी आपकी फाइल पे होते हैं। जिस चीज़ के ऊपर यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट की पर्सनैलिटी असेसमेंट करनी होती है, उसकी इंटेंशंस को असेस करना होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी को असेस करना होता है, डैट इज़ एसओपी। और एसओपी जो है वो एक किस्म का जिन ममालिक में इंटरव्यू होता है, वीज़ा इंटरव्यू, वो एसओपी जो आपका है वो ही बेसिकली आपके इंटरव्यू भी कवर करता है। जो क्वेश्चंस आप एसओपी में कवर करते हैं वही बेसिकली वीज़ा इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी ने और बाद में एम्बेसी ने या कॉन्सुलेट, व्हाटसोएवर इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी होती है कि इज़ ही ए जेन्युइन स्टूडेंट। और वो जेन्युइन स्टूडेंट की डेफिनेशन को असेस करने में वो मल्टीपल फैक्टर्स देखते हैं। इसका एडमिशन किस कोर्स में लिया है, इसके प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, ये कोर्स किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है और इस यूनिवर्सिटी को इसने क्यों चुना है, जिस मुल्क के लिए, कंट्री के लिए आप कर रहे हैं अपना एडमिशन अप्लाई या इंटरव्यू एम्बेसी के लिए जा रहे हैं, इस कंट्री को उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया है, वाई नॉट एनी अदर कंट्री। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर आपको 5 से 10 टॉपिक्स पॉइंट्स बताएंगे जिनको एसओपी के अंदर आपने हाईलाइट करना है और उनको एक्सप्लेन करना है। सो इस तरह यू विल बी इन ए पोजीशन टू मेक द इवन एडमिशंस ऑफिसर सेटिस्फाइड और द वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड कि यू आर ए जेन्युइन स्टूडेंट। सबसे पहला पॉइंट जो उसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि जिसके ऊपर आपने एक्सप्लेनेशन या आपने जिसको करना है, एक तो आप अपनी थोड़ी सी पर्सनल बैकग्राउंड दे दें, आप अपनी क्वालिफिकेशन, आपने क्या किया है और आगे उसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि आप वो कोर्स जो आप करने जा रहे हैं वो आप पाकिस्तान से क्यों नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और पाकिस्तान की जो उनकी रैंकिंग को डिस्कस कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद पाकिस्तानी डिग्रीज़ के साथ जो लोकल मार्केट के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है या सैलरी है उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो आपने जाना है वो जाना है कि आप बाहर किसी कंट्री में क्यों जाना चाह रहे हैं, तो वो वाई नॉट पाकिस्तान पहले आपने कर दिया। और अगर जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं आपने उसके अंदर उस कंट्री की जस्टिफिकेशन देनी है कि मैं इस मुल्क के अंदर ही क्यों जा रहा हूँ डिग्री करने। और इसके साथ साथ जब आपने ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो आपने उसके अंदर कंपैरिजन ज़रूर देना है, कंपैरिजन अमंग 2 or 3 कंट्रीज़ ऑफ द सेम स्टैंडर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कंपैरिजन बनता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल कि आप अमेरिका का कंपैरिजन ड्रॉ कर लें, यूके का कर लें, कनाडा के साथ कंपैरिजन ड्रॉ कर लें। आप उधर उनके एजुकेशन सिस्टम की बात करें, आप उनके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, आप उनके लिविंग एक्सपेंस की बात करें। आप इस तरह आप एक कंपैरिजन दें और आप उसमें कंक्लूड करें कि वाई यू हैव डिसाइडेड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, जो भी आपने एक मुल्क डिसाइड किया है जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस मुल्क की वो यूनिवर्सिटी है, तो आपने वो कम से कम 3 कंट्रीज़ का, और अगर आप 4 का कर सकते हैं, 5 का कर सकते हैं, एक डिटेल्ड एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस आपने देना है ताकि वो जो आपके एडमिशन्स टीम है उन्हें ये पता चले कि इस स्टूडेंट ने पूरी रिसर्च की है। और ये ऐसे नहीं इसने डिसाइड किया कि मैंने अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आ रहा हूँ एंड विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी एनालिटिकल एनालिसिस इसने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर दिया है, तो दैट विल मेक योर इंटेंशंस डाउटफुल कि आपने विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्लानिंग, विदाउट रिसर्च आपने एडमिशन अप्लाई किया है। और ख़ास तौर पे एट द टाइम ऑफ वीज़ा दिस इज़ मोर क्रिटिकल
कि वीज़ा ऑफिसर मस्ट बी सेटिस्फाइड कि आपने जो ये ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या अमेरिका जिस मुल्क की भी आपने डिसाइड की यूनिवर्सिटी चुनी हुई है जिसका वीज़ा फाइल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने पूरी एनालिसिस किया, पूरी रिसर्च की है। दूसरा, उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है, पहले हमने कहा वाई नॉट पाकिस्तान, उससे पहले ब्रीफ पर्सनल इंट्रोडक्शन, फिर वाई नॉट पाकिस्तान, फिर आपने एक कंट्री चुन लिया, लाइक हमने पहले जैसे कि ऑस्ट्रेलिया चुन लिया, उसके ऊपर विद एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस विद अदर कंट्रीज। देन वाई दिस यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपने एडमिशन लिया है या आप एडमिशन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर रिसर्च करें, उसकी रैंकिंग देखें, आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट की रैंकिंग देखें, और आप कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रिसर्च करें कंप्लीट। आपके पास उनका भी डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए, उनका फीस स्ट्रक्चर का कंपैरिजन, रैंकिंग्स का कंपैरिजन, लोकेशन का कंपैरिजन, और जब वो आप 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन बनाएं तो उसके बताएं, और उसके बाद फिर बताएं कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चुनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने वो 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटी आपने जो चुनी है, ए यूनिवर्सिटी चुनी है, तो उसकी रैंकिंग अच्छी है, तो आप उसके अंदर जस्टिफाई करेंगे क्योंकि इनका फ़ीस स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, या इसकी रैंकिंग, माई प्रायोरिटी इज़ रैंकिंग, क्योंकि रैंक यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री करूँगा तो आई विल हैव ए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस इन बैक टू होम। तो आपने वो जो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, उसके अंदर आपने फिर कंक्लूड करना है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चुनी। नेक्स्ट, वाई दिस कोर्स, जो आपने अपने इनिशियल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बताया कि मैंने ये क्वालिफ़िकेशन ली है और मैं अब इस डिग्री को फर्दर करने जा रहा हूँ, तो उसका आपने उस कोर्स के बारे में पहले तो उस कोर्स की रेलिवेंस होनी चाहिए विद योर प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैचलर ऑफ आईटी किया है तो आप मास्टर्स ऑफ आईटी में जाना चाह रहे हैं, तो उसके आगे आपने अगर कोई इसकी जो आगे उस मास्टर्स के अंदर आईटी की बजाय आगे डिफरेंट उसके आईटी में डिफरेंट डिग्रीज़ हैं, तो वो अगर आप उनमें से किसी में जा रहे हैं तो आप लिखेंगे कि ये बताएंगे कि मेरी प्रीवियस एजुकेशन से रेलिवेंट है, मैंने ये डिग्री की है, मैं ये करने जा रहा हूँ। बाज़ केसेस में बच्चे कोई डिफरेंट डिग्री चुन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे ने बैचलर ऑफ आईटी किया है, आगे वो मास्टर ऑफ बिजनेस में जा रहा है, तो उसकी आप जस्टिफिकेशन बताएंगे, उस एसओपी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि आईटी के बाद आप मैनेजमेंट में क्यों करने जा रहे हैं, और उसके ऊपर आप डिफरेंट आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप जो मैं कह रहा हूँ या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ वो ही करें, इट्स अप टू यू। आपने अगर वो मैनेजमेंट में जाने का फ़ैसला किया तो आपने इसके ऊपर कोई वर्किंग की होगी। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर मैंने आईटी में किया हुआ बैचलर और मैं मैनेजमेंट में मास्टर्स करने जा रहा हूँ, तो आई कैन गिव एन जस्टिफिकेशन कि मेरी प्रोफेशनल डिग्री होगी और मैंने आगे चाह रहा हूँ कोई ऐसी डिग्री हो जिसमें मुझे मैनेजेरियल पोस्ट पे काम करने के लिए मेरे लिए वो हेल्पफुल हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेरे पास आ गई और अब मैं चाहता हूँ कि मैनेजमेंट की डिग्री करूँ, क्योंकि हर प्रोफेशन के अंदर एक सर्टन लेवल के ऊपर जाके उसमें मैनेजमेंट की ड्यूटीज़ आपकी आ जाती हैं। अगर आप आईटी एक्सपर्ट हैं और आप अपने डिपार्टमेंट के हेड बनना चाह रहे हैं या बन गए हैं, तो उसमें आपने मैनेजमेंट स्किल्स भी अप्लाई करनी है, आपने अपनी टीम से काम लेना है। बल्कि अगर आप आईटी डिपार्टमेंट के हेड नहीं हैं, आप विद इन डिपार्टमेंट एक छोटे सेगमेंट को भी आपने लीड करना है, तो यू नीड टू हैव मैनेजमेंट स्किल्स। सो यू कैन गिव एनी जस्टिफिकेशन। अगर आप लॉ के साथ एमबीए करने जा रहे हैं या इंजीनियरिंग के साथ एमबीए करने जा रहे हैं, तो अगर तो वो डिग्री पिछले प्रोफेशन से डायरेक्टली रेलिवेंट है तो फिर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस डिग्री को प्रीवियस डिग्री के आगे दूसरी लाइन में जा रहे हैं, तो यू हैव टू थॉरोली एक्सप्लेन कि मैं क्यों इस लाइन में जा रहा हूँ, और जब मैं अपनी प्रीवियस डिग्री के साथ इसको ऐड करूँगा तो मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे। दूसरा पॉइंट, बाज़ स्टूडेंट्स का होता ही है कि उन्होंने डिग्री की होती है लेकिन उसके बाद उनका एक्सपीरियंस आ जाता है, और बाज़ दफ़ा वो एक्सपीरियंस उसकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन से रेलिवेंट नहीं होता। आज जब वो अगली डिग्री के लिए मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि वो बच्चे अपनी पहली डिग्री से रेलिवेंट मास्टर्स प्रोग्राम चुन लेते हैं, जबकि बीच में एक्सपीरियंस उनका किसी और फील्ड में होता है।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपका एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में है, प्रीवियस डिग्री किसी और फील्ड में है, तो आप कोशिश करें कि जो, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका डिग्री के बाद आ गया है, आप अपनी डिग्री की बजाय अपनी एक्सपीरियंस से रेलिवेंट कोर्स चुनें। लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस के बजाय प्रीवियस डिग्री को ही प्रेफरेंस दी है, तो उसको भी आपने एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है कि आप जिस फील्ड में जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ के जो डिग्री आपने प्रीवियसली की है और जिसको आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की बैचलर ऑफ लॉज है, अब वो आगे वकालत नहीं कर रहा, आगे वो किसी कंपनी में HR की जॉब कर रहा है। अब वो जब LLM में एडमिशन लेगा तो वीज़ा ऑफिसर के डाउट्स आएंगे उसके जहन में कि यार ये डिग्री जिस क्वालिफिकेशन को ये इन्हांस करने जा रहा है वो तो इसकी प्रोफेशनल कैरियर में यूज़ ही नहीं हो रही। तो इस तरह के एग्जाम्पल केस में आपको बड़ा ही डिटेल से बताना पड़ेगा कि आप अपने एक्सपीरियंस की बजाय प्रीवियस क्वालिफिकेशन पे क्यों जा रहे हैं, और अगर कोशिश करें कि उसमें एक्सपीरियंस प्लस क्वालिफिकेशन दोनों की रेलिवेंसी शो करें, इट विल मेक योर केस मोर बेटर, एक बेटर आपका केस बेहतर हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दैट डिग्री बैक टू योर होम कंट्री, कि आप जब वो डिग्री करके वापस आएंगे तो आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में ग्रोथ क्या होगी। आपको वो जो आप इतनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आपने वापस आना है, तो आपने ये इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी मैटर्स कि आपने ये रिसर्च करनी है, आपने ये जस्टिफाई करना है, आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है इस फर्दर क्वालिफिकेशन के साथ, और उनका आपका सैलरी पैकेज कितना इन्हांस होगा। क्योंकि आज के दौर में हर चीज़ रिवॉल्व्स अराउंड द मनी, तो लिहाजा वीज़ा ऑफिसर या यूनिवर्सिटी तो फिर भी ज़रा फ्लेक्सिबल होती है एडमिशन्स में। वीज़ा ऑफिसर इस बात को बड़ा क्रिटिकली देखते हैं कि अगर 1-2 साल की डिग्री करने जा रहा है स्टूडेंट या 1 साल का मास्टर्स करने जा रहा है, तो उसकी आज एवरेज 50 लाख पाकिस्तानी से 1 साल के मास्टर्स की भी कॉस्ट ज़्यादा है। तो अगर आप ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 40,000 रुपया सैलरी ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, और आप 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लगा के वापस आके कहते हैं जी मुझे 70,000 रुपया सैलरी मिल जाएगी, तो वो वीज़ा ऑफिसर की नज़र में वो वर्थ वाइल नहीं होगा। तो आपने मॉनेटरी बेनिफिट ज़रूर प्रॉस्पेक्ट्स में मेंशन करने हैं कि मेरी कैरियर ग्रोथ तो जो होगी, साथ मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। ऑब्वियसली आप उसमें अपने कैरियर ग्रोथ की बात भी करेंगे, आप अपने स्किल्स डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, आप अपने एक्सपोजर की भी बात करेंगे, और साथ अपनी मॉनेटरी गेंस की भी बात करेंगे। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल जितने भी होते हैं उसके अंदर एंड ऑफ द डे वीज़ा ऑफिसर ने एक इतराज़ लगाया होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसने अगर 10 इतराज़ भी लगाए हैं तो एंड ऑफ द डे वो एक बात पे कंक्लूड करता है, सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल कम बैक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, या योर इंटेंशन इज़ टू स्टडी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट योर इंटेंशन इज़ टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, जो भी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा नहीं देना तो उसने ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट देनी है कि आप पढ़ने नहीं जा रहे, जब आप पढ़ने नहीं जा रहे तो आप वापस नहीं आएंगे। तो लिहाजा जो पहले पॉइंट्स हमने सारे एक्सप्लेन किए हैं वो इस हवाले से हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जब आप उनको इतनी डिटेल्ड सारी चीज़ें देंगे, अपनी कोर्स सिलेक्शन, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कंट्री सिलेक्शन, पाकिस्तान से आगे बाहर पढ़ने जाने की रीज़न, तो ये सारी चीज़ें इस बात को जस्टिफाई करेंगी कि यू आर जेन्युइनली गोइंग फॉर स्टडीज़। अब वापस आना, तो आपने अपनी सोशल, इकोनॉमिक एंड फैमिली टाइज को भी इसमें SOP में डिस्कस करना है कि आप सोशली कितने वेल कनेक्टेड हैं, आपकी फैमिली, फॉर एग्जांपल अगर आपके 3 बहन भाई हैं या आप उन 3 बहन भाइयों में इकलौते भाई हैं तो आप उसमें उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, सो आई विल कम बैक। तीसरा इकोनॉमिक, आप अपने फैमिली एसेट्स, फादर की इनकम, ये सारे अपना बताएंगे, जिससे वीज़ा ऑफिसर को ये यकीन आ जाए कि यार ये बंदा वेल ऑफ है पाकिस्तान में, इसकी ही बिलोंग्स टू अ इकोनॉमिकली स्टेब्लिश्ड फैमिली। तो
तो ये इसका मकसद पढ़ने ही जाना है, इसका मकसद उधर जाके सेटल होना नहीं है। प्रायोरिटी इज़ कि ये वापस आएगा और डिग्री करके पाकिस्तान में अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इन चीज़ों को सामने रख के आप अपनी SOP बनाएं। अगर इसके अलावा भी आपके जहन में इस SOP के बारे में क्वेश्चन है, वी हैव ट्राइड कि हम सारे पॉइंट्स को कवर करें, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया, आप इस वीडियो में कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखें, हम आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन इसके बावजूद यू कैन कॉल अस, यू कैन व्हाट्सएप अस, जो कि नंबर इस वीडियो के ऊपर चल रहा है। आई होप कि आपको ये SOP के हवाले से जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आइंदा भी जो भी हम वीडियो बनाएं किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपको इंटीमेशन आ जाए और अगर वो आपसे रेलिवेंट हो तो आप उस वीडियो को देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस एंड सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।